to the part 2 of lesson number 2, historiography Indian tradition. In my first video I explained you about 2.1 tradition of Indian historiography. Now we continued the lesson. Today I am explaining you the important points about the Indian modern period historiography. So be careful and be attentive. Keep one pencil in your hand and take your history textbook. Page number 9, historiography in the modern period. Before that I explained you about the Bakhar, various types of author and their writing, novels, part 1, part 2 and many more about the types of बखर्स. ओके, नाउ इन हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड, ये जो मॉडर्न पीरियड जैसे मेडिवल पीरियड में आपने अकबर बादशाह है या फिर शिवाजी महाराज से रिलेटेड जो अलग अलग बुक्स है वो हमने पढ़ी. उसके साथ साथ एंशियंट पीरियड में भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलने वाले कॉइन्स हैं, मटेरियल्स है, यूटेंसिल्स है, उससे भी बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी जानकारी हमको मिली. उसके बाद मॉडर्न पीरियड में क्या मतलब चेंजेस आए, हिस्टोरियोग्राफी की राइटिंग जो है वो और कैसे इंप्रूव होती चली गई, क्या अलग अलग सोर्सेज एंड न्यू ऐसे आइडियाज़ सामने आए, वो आज हम लोग देखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. इन द 20th century द इंडियन archaeological exploration and research started under the British rule. ब्रिटिश रूल में, जैसे कि आप सभी को पता है कि अंग्रेज़ों का अपने देश पर 150 साल तक राज था, तो इस दरमियान भी बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश थिंकर्स थे या फिर हिस्टोरियंस थे कि जिन्होंने अपने भारत देश में जो पुरातत्व विभाग है, जिसे आर्कियोलॉजिकल ऑफिस कहा जाता है, डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके तरफ से एक्सप्लोरेशन हुआ, रिसर्च स्टार्ट हुआ. 20th century में a number of an ancient sites were excavated under the supervision, underlined it, सर अलेक्जेंडर कनिंघम. ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके लीडरशिप में या इनके ऑब्जर्वेशन में हमारे देश के कुछ जगह पर एक्सकैवेशन, उत्खनन जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, पुरातत्व विभाग, जो पुराने प्राचीन काल के ऐसे एविडेंस ढूंढने के लिए इस प्रकार के जो है अलग अलग वर्क्स स्टार्ट करते थे. तो ये जो अलेक्जेंडर थे, इनके ऑब्जर्वेशन में एंशियंट साइट्स का जो है वो इनके एक्सकैवेशन स्टार्ट हुआ. कौन थे ये? द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के सबसे पहले ऐसे इस प्रकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो फर्स्ट ऐसे चीफ थे, डायरेक्टर थे. ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस. अब उनका जो रीडिंग था, क्योंकि वो हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति से रिलेटेड भी बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, जिसमें गौतम बुद्ध के पीरियड में जो बुक्स लिखे गए, उनके जो अलग अलग टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, उससे रिलेटेड जगह ढूंढकर वहाँ पर इन्होंने एक्सकैवेशन का काम शुरू किया. हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. उसके साथ साथ ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका जो है एक्सकैवेशन वो भी स्टार्ट हुआ किसके लीडरशिप में? टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल, इनके ऑब्जर्वेशन में ये जो है डिस्कवरीज ये हुई थी. बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस टू 3rd मिलेनियम BCE और इवन अर्लियर. जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुआ, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो ईस्वीसन पूर्व 3000 साल पहले की है, मे बी उससे भी पुरानी हो. इस प्रकार की पुरानी संस्कृति के अवशेष जो है वो हमारे देश में पाए गए, जो 3000 साल पुराने थे. मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रोट अबाउट द ऑफिसर्स इन इंडिया रोट अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. अपने देश की हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने भारतीय इतिहास पर अपनी राइटिंग की. देयर राइटिंग डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. लेकिन उनकी राइटिंग में ब्रिटिश जो लोग थे, उनकी कॉलोनीज अपने देश पे कैसा ट्रीटमेंट करती थी या कैसा उनका वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस था, इसका ज़्यादा प्रभाव ये जो ब्रिटिश थिंकर्स थे, ऑफिसर्स थे, हिस्टोरियंस थे, उनके राइटिंग के थ्रू पता चलता है. चलो
लेट्स 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो पहला ऐसा वॉल्यूम था, बुक था, ग्रंथ था जो लिखा है, रिटन बाय जेम्स मिल, वेयर पब्लिश्ड इन 1817। अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 वॉल्यूम्स किसके? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा? जॉन मिल। एंड कब पब्लिश हुआ? 1817। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो ब्रैकेट देयर ऑल्सो कि ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जो बुक है ये जेम्स मिल इन्होंने 1817 में लिखी। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। किसी ब्रिटिश अधिकारियों से या इतिहासकारों के हाथों भारत की हिस्ट्री लिखने का मतलब ये सबसे पहला ऐसा ग्रंथ था। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परसेप्टिव। लेकिन इस ग्रंथ की अगर थोड़ी सी ड्रॉबैक देखते हैं तो इस ग्रंथ में उनकी जो राइटिंग थी, उनके ऑब्जेक्टिव परसेप्टिव्स मतलब उनका नज़रिया जो था वो पूरी तरीके से ऐसा ट्रूथफुल नहीं था। एंड परजुडियस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के बहुत सारे ऐसे जो सत्यता है वो उन्होंने छुपाने की कोशिश की। और जो उन्होंने सुना था वो सुनी सुनाई बातें जो थी पूर्वग्रह दूषित, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पहले से ही किसी के बारे में जो है हमारे मन में अगर बुरा कुछ विचार रहा तो उसके बारे में लिखते समय वो बातें ही मेंशन होती है। तो ऐसा ही काम ये जेम्स मिल इन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री को लिखते समय अपने राइटिंग में यूज़ किया। तो इसमें एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परसेप्टिव्स एंड प्रीजुडियस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये 2 बातें ज़्यादा दिखी। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय, अंडरलाइंड इट, देखो बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक लिखी। कौन थे ये? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो ये हमारे मुंबई के, दैट इज़ बॉम्बे एट दैट टाइम वॉज गवर्नर, वो वहाँ के गवर्नर थे जिन्होंने ये जो बुक है 1841 में पब्लिश की एज अ हिस्टोरियन। और इसमें उन्होंने अपने विचार जो है वो रखे। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अगर भारतीय इतिहास देखते हो, मॉडर्न पीरियड में देखते हो तो मराठा एम्पायर से रिलेटेड जो हिस्ट्री है दिस इज़ वेरी वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। ग्रैंड डफ, underline this name, Grand Duke name stands out among the British officer who wrote about Maratha history। British officers में ये जो ग्रैंड डफ थे इन्होंने मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड बुक लिखी। He wrote the book entitled A History of Marathas, underlined it, हिस्ट्री ऑफ मराठास। ये जो बुक है इन्होंने ग्रैंड डफ इन्होंने लिखी जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, हिस्टोरियन थे। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम, इसको 3 भागों में पब्लिश किया गया। ग्रैंड डफ्स राइटिंग ऑल्सो शो द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। इनका जो थे ग्रैंड डफ, इनकी जो बुक थी उस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास को बहुत ही मतलब अनइम्पॉर्टेंट ऐसा उनका राइटिंग वहाँ पर दिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय कल्चर जो है कैसा बैक है या फिर डाउन ट्रोन्ड है, कैसा कम इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या कमियां है, वो कमियां लिखने की इन्होंने ज़्यादा कोशिश की। जो ट्रूथफुल ऐसे इवेंट्स थे, जो बातें थी, जो वेलोर था अलग अलग राजाओं का, मराठास, पेशवाज, इनसे रिलेटेड जो सच्ची बातें थी वो इन्होंने अपने बुक के थ्रू सामने लाते हुए बहुत कुछ बातें छुपाई। तो इस प्रकार से ग्रैंड डफ जो थे इन्होंने अपनी बुक में शोज़ द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। सिमिलरली टेंडेंसी इज़ विटनेस्ड इन कॉलोनियल टोड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। और इसी प्रकार की हिस्ट्री से रिलेटेड जो है बात वो कॉलोनियल ट्रोड, ये जो राइटर थे जिसे कर्नल ट्रोड ऐसा भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक है उसमें इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को नाम रखने की कोशिश की, उनको कम महत्व देने की कोशिश की। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय, उसके साथ साथ 2 वॉल्यूम लिखे गए रिटन्स बाय
टू वॉल्यूम्स रिटन बाय द विल्सन हंटर, अंडरलाइंड इट, विल्सन हंटर। इनकी 2 बुक्स ऐसी लिखी गई जिसमें एन इंडियन हिस्ट्री शो समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन इनकी जो बुक थी, जिस बुक में उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जैसा है वैसा लिखा, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया या किसी कल्चर को कम इम्पोर्टेंट देने की भी उन्होंने कोशिश नहीं की। दैट इज़ इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, निपक्षपाती वृत्ति से उन्होंने ये जो अपना बुक है वो कंप्लीट किया। कौन थे? विल्सन हंटर। ओके, नाउ नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, दिस 2 नेम इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू अंडरलाइंड इट। तो ये जो थे विलियम विल्सन हंटर के बाद भारतीय जो इतिहासकार थे नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वेयर 2 इंडियन हिस्टोरियन हु टुक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशंस ऑफ ग्रैंड डफ्स राइटिंग। ग्रैंड डफ ने हमारे भारतीय मराठास के बारे में या फिर हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो कुछ कम इम्पॉर्टेंट या बैक कल्चर इस प्रकार से जो कुछ लिखा था उस पर क्रॉस करने के लिए, उन पर करेक्ट अलग अलग अपने ओपिनियंस देने के लिए और उनकी क्या कमी थी उनके बुक में या फिर जो नॉवेल्स उन्होंने लिखा, ग्रंथ लिखा, उसमें क्या कमी थी, ये लोगों तक शो करने के लिए इन दोनों ने जो है बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। नाउ 2.2 इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। किसने क्या क्या काम किया अलग अलग ग्रुप्स में, फील्ड्स में, कौन से ऐसे अलग अलग ऑर्थर्स थे, थिंकर्स थे जिनके विचार कैसे थे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी मतलब अंग्रेजों के पीरियड में हमारे देश के कॉलोनीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था और इस कॉलोनीज़ में एशिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने कुछ अलग अलग कंट्रीज़ थे वहाँ पर उनकी कॉलोनीज़ थी। इससे रिलेटेड हिस्टोरियोग्राफी इसमें इंक्लूड होती है। द अर्ली स्कॉलर हु स्टडीड एंड रोड इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखते हैं शुरुआत में तो इंडियन हिस्ट्री को लिखने वाले ब्रिटिश ऑफिसर्स थे एंड क्रिश्चियन मिशनरीज, और क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग थे। देयर प्रिजुडियस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड इंडियन कल्चर। उनके जो विचार थे वो ऐसे थे कि हमारा इंडियन कल्चर जो था वो एकदम ही कम इम्पोर्टेंट वाला या फिर जिसमें सामाजिक जागृति नहीं है, इस प्रकार का हमारा कल्चर, ड्रॉप बैक पीछे के कल्चर जो है, इस प्रकार के हमारे कल्चर पर नाम न रखने की जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स ने शुरुआत की। देयर राइटिंग वी आर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। और उनका राइटिंग का मेन मोटो था कि जस्टिफाई करना जो हमारा ब्रिटिश मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा अच्छा है, उसके फेवर में समर्थन करने के लिए ब्रिटिश जो हिस्टोरियन थे उन्होंने शुरुआत की। और हमारा इंडियन कल्चर कैसा पुअर है, वीक है, या फिर कैसे अलग अलग कम इम्पोर्टेंट ऐसी बातें हैं हमारे कल्चर में, उस पर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की, जिसके कारण इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश ड्यूरिंग 1922 to 1937 CE क्रिस्टीरा आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। ये बहुत ही अच्छा ऐसा एक एग्जाम्पल है, ठोस ऐसा एग्जाम्पल है कि जो हमको हमारे हिस्टोरियोग्राफी से अंग्रेज़ों ने क्या, अंग्रेज जो हिस्टोरियन थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने कैसे अपनी खुद की वाह की और हमारे इतिहास की कैसे, हमारे कल्चर को कैसा नाम रखा, ये उनके बुक्स के थ्रू पढ़ने को मिलता है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या है, मेनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेट क्यूरियस अबाउट द सिविलाइजेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द ईस्ट मतलब हम पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में रहते हैं, तो यहाँ पर रहने वाली जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके सिविलाइजेशन, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसके लिए उनको क्यूरियसिटी बहुत थी। बिकॉज दे आर स्कॉलर, तो उन्होंने ट्रूथफुली ये सब के ऊपर सर्च किया। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ड एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। उसमें से कुछ जो ऐसे थिंकर्स थे या फिर स्कॉलर्स थे, उनको उनकी जो राइटिंग है वो राइटिंग को एडमायर किया गया, उसका मतलब
क्या कह सकते हैं हम लोग, तारीफ भी की गई। तो इस प्रकार के कौन से ऐसे थे थिंकर्स या हिस्टोरियन, वो देखते हैं। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलरिटीज़ बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। क्या कहना था उनका? तो ये जो अभ्यासक थे या फिर जो स्कॉलर्स थे, उनका कहना था कि संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज आर सिमिलर इन सम पॉइंट ऑफ व्यूज़। कुछ मतलब बातों में संस्कृत और जो यूरोपियन लैंग्वेज है वो सेम है। दे फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन। इन्होंने ओरिएंटलिस्ट जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने हमारे जो वैदिक ट्रेडिशन है, वैदिक परंपरा है, हमारे जो अलग अलग वेद है, संस्कृत लिटरेचर है, इस पर ज़्यादा फोकस दिया। देयर स्टडीज़ रिजल्टेड इनटू फॉर्मुलेटिंग द नोशंस ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। और उनका मानना था ऐसे कि ये जो संस्कृत लैंग्वेज है या प्राचीन काल की जितनी कुछ अलग अलग भाषाएं हैं, उन पर उन्होंने स्टडी की, उसके लिटरेचर्स पढ़े और उनसे उनको ये पता चला कि ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं जो आज हम लोग बोल रहे हैं, ये एक प्राचीन ऐसे इंडो यूरोपियन भाषा ही थी। ऐसी उन्होंने एक इमेजिनेटिव कल्पना जो है, बोल सकते हैं हम लोग इसको, इमेजिनेशन सबके सामने रखा कि सबके पीछे जो है इस प्रकार का हमारे भारत से रिलेटेड संस्कृत और यूरोपियन जो लैंग्वेज है, यही हमारे अलग अलग भाषाओं की जननी है, ऐसा उनका मानना था। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। तो इसमें से ही जो था 1784 में सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अंडरलाइन करेंगे सोसाइटी का नाम, एशियाटिक सोसाइटी। इट ओपन द डोर फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। और यहाँ से जो है हमारे भारत के अलग अलग संस्कृति से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, साहित्य से रिलेटेड है, सभी बातें के रिसर्च जो है वो स्टार्ट हो गई। और जो हिस्टोरियंस थे उनके विचारों को भी यहाँ पर चालना मिली। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिक मैक्समूलर, फ्रेडरिक मैक्समूलर डिज़र्व अ स्पेशल मेंशन। अगर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखते हैं ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फ्रेडरिक मैक्समूलर इनका। उन्होंने अपने विचारों के थ्रू बहुत ही अच्छी ऐसी जानकारी जो है वो हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट में दी। फ्रेडरिक मैक्समूलर डिज़र्व अ स्पेशल mention. In this opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European language। और उनका मानना था कि प्राचीन काल से ये जो संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती है, ये सबसे पुरानी ऐसे प्राचीन लैंग्वेज में से एक है, जिसके कारण आज ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उनका डेवलपमेंट हुआ। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। उनको संस्कृत की जो अलग अलग लिटरेचर है, साहित्य है, वाङ्मय है, ग्रंथ है, उसमें ज़्यादा लगाव था। वो ज़्यादा गाढ़े अभ्यासक बनते चले गए। ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोपदेश। उन्होंने सबसे पहले जो था हमारा संस्कृत का जो साहित्य है, लिटरेचर है, हितोपदेश, इसको अपने भाषा में, जर्मन भाषा में ट्रांसलेट, अनुवाद करने की कोशिश की। He was the editor of 50 volumes of Sacred Books of the East। अंडरलाइन करेंगे। फ्रेडरिक मैक्समूलर, इनके जो बुक थी जिसके 50 वॉल्यूम्स भाग दिए गए हैं, द सैक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट। ही ऑल्सो कंप्लाइड ऋग्वेद। इन्होंने ऋग्वेद जो है इसका भी जो है वो ट्रांसलेशन, अनुवाद अपने जर्मन लैंग्वेज में किया। ही वॉज ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन। लिटली एडवर्ड सेड, नाम है एडवर्ड सेड, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown light on the imperialist interest of Orientalist scholar। अब ये जो थे एडवर्ड सैड, इनका कहना था कि ये जो लिखान है या फिर जो हिस्टोरी से रिलेटेड जो अलग अलग बातें जो लिखी जा रही है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है हमारे जो इम्पेरियलिस्ट अलग अलग ऐसी जो बातें हैं, साम्राज्यवादी जो अलग अलग घटनाएं हैं, उनसे रिलेटेड है, ऐसा इनका मानना था। और इससे रिलेटेड बातें उन्होंने लिखी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। The writing of the Indian historiography
who were trained in the British educational system show an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian reader. Nationalist historiography, that means जो अपने देश के बारे में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते थे, अपने देश की जानकारी लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इस प्रकार का लेखन भी राइटिंग जो है वो भी हमारे हिस्ट्री में हुआ है। तो 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने पढ़ाई की किसमें, इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल्स थी या अंग्रेज़ों से रिलेटेड शिक्षण पद्धति जो थी, अंग्रेजी शिक्षण पद्धति, इसमें उन्होंने पढ़ा। और जो भारतीय इतिहासकार है उन्होंने अपने ही प्राचीन हमारा देश कैसा वैभवशाली था, कैसा हमारा कल्चर था, कितना आइडियल कल्चर था, ये सब के ऊपर प्रकाश डालने का काम किया, लोगों में हमारे इंडियन कल्चर के बारे में जागृति लाने का काम किया। देयर राइटिंग आर नोन एज नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्ट राइटिंग इन महाराष्ट्र वेयर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। अब ये जो थे राष्ट्रवादी इस प्रकार के इतिहास लेखन में सबसे ज़्यादा नाम आता है महाराष्ट्र के विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। यहाँ से जो है प्रेरणा मिलती है। ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडियस्ड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर। अंग्रेजी जो ऑफिसर थे या ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे जिन्होंने अपने भारतीय कल्चर को या भारतीय अलग अलग ट्रेडिशंस को कैसे नाम रखे, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, इसके ऊपर उन्होंने आवाज़ उठाई, इसके ऊपर लिखा, विरोध किया। उसे क्रिटिसाइज़ करना मतलब विरोध करना, जिसके कारण ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है ये नया फील्ड स्टार्ट हुआ। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमारी भारतीय इतिहास जो है वो कैसा गोल्डन इरा है, कैसे हमारा देश सोने की चिड़िया था, इस प्रकार का जो है इंस्क्रिप्शन इसमें डालते चले गए। दे आर एट टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रूथ। और उसके साथ साथ जो हमारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किस प्रकार के अलग अलग ऐसे अपने विचारों से हमारी हिस्ट्री जो है वो उसको विरोध किया, उसको मतलब जो नहीं है वो भी बताने की कोशिश की, इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया, ब्लेम किया। उसमें नाम आता है महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा एंड रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंदिराजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड अनंत सदाशिव आल्तेकर आर द नेम्स ऑफ सम रिनाउंड स्कॉलर्स अमंग द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। ये सब जो है इन्होंने अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है हमारी हिस्ट्री में देने की कोशिश की। और ये सभी के जो नाम है वो आपको ब्रैकेट भी करना है, लर्न भी करना है, और इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस प्रकार की राइटिंग में हमारा जो है एग्ज़ाम 100% हमने देना भी है। कुछ नाम जो है नए हैं, हिस्ट्री है ही ऐसा सब्जेक्ट कि जिसमें इस प्रकार के नाम, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, लेकिन आपको बेस्ट देना हो तो ये सब जो बातें हैं वो आपके लिए कम इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ये सब जो नाम है वो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। डू यू नो करके इन्फॉर्मेशन आई है, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे हैज़ एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द राइज ऑफ मराठा एम्पायर इन द ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक। ये जो थे जस्टिस गोविंद रानडे, जिसे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे इस नाम से भी पहचानते हैं, तो इन्होंने हमारा मराठा पावर का राइज और उसका पूरा बैकग्राउंड अपनी बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, और उनके बुक का नाम था द राइज ऑफ मराठा पावर। अंडरलाइंड इट। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइक अ सडनली इरप्टेड forest fire but the ground for it in Maharashtra on the social, cultural, religious level was getting ready or a prologue period। उनका मानना था कि भारतीय जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन है या मराठा पावर जो है वो मराठा पावर सिर्फ अपनी लड़ाई के लिए नहीं, तो उसके साथ साथ जो सोशल है, कल्चरल है, रिलीजियस है, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में हमारा भारत देश या फिर हमारा महाराष्ट्र जो है कैसे इम्प्रूव होता चला गया, प्राचीन काल से क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये सभी बातें जो है रानडे इन्होंने अपने बुक द राइज ऑफ मराठा पावर इसमें मेंशन की है, और हमको बहुत अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। ओके, नाउ लास्ट, राजवाड़े। देयर इज़ अ पिक्चर, वी.के. राजवाड़े।
V.K. Rajwade. Rajwade is well known for his writing in Marathi on various subjects like history, linguistics, इथिमोलॉजी, ग्रामर एसेट्रा। अब देखो ये जो थे V.K. राजवाड़े, ये बहुत सारे अलग अलग फील्ड में बहुत ही विद्वान थे। जैसे आपको दिया है यहाँ पर, लाइक हिस्ट्री, इतिहास लेखन करते थे हैं। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा शास्त्र में भी उनका अच्छा प्रभाव था। इथिमोलॉजी मीन्स होता है मूलभूत संशोधन करने वाले, अलग अलग बातों को खोज कर उसके ऊपर लिखने वाले, उसके ऊपर अलग अलग ऐसे डेफिनेशंस बनाने वाले। ग्रामर व्याकरण से रिलेटेड। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री। उनका पूरा डिटर्मिनेशन था, पूरा निश्चय था उनका कि अगर हिस्ट्री हमारी है, देश हमारा है, तो उसको लिखने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ हमारे भारतीय लोगों को ही है, ऐसा उनका फर्म डिटर्मिनेशन था। ही कंप्लाइड एंड एडिक्टेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, अंडरलाइंड इट, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, वो बुक लिखी उन्होंने। ही रोड वेरी स्कॉलरली प्रीफेसेस टू ईच ऑफ द 22 कॉलम। और जो 22 के 22 जो बुक्स या फिर पार्ट्स उन्होंने अपनी बुक के लिखे हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रस्तावना में बहुत ही मतलब पढ़ाई करके, अलग अलग बातों को एग्जामिन करके अपने विचार जो है वो अपनी बुक पर प्रेजेंट किए हैं। He stated, history is the ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़। अगर हिस्ट्री हमको समझना है तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मीन्स हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में समाज में जो अलग अलग ऐसे लाइफस्टाइल थे लोगों के, वो सभी लाइफस्टाइल का एक संपूर्ण ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा उनका मानना था। उसके साथ साथ इट डज़ नॉट इंक्लूड ओनली द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज। उनका कहना था कि हिस्ट्री मीन्स नॉट ओनली अ पॉलिटिकल इमेज, सिर्फ अलग अलग राजाओं की जानकारी और उन्होंने क्या लड़ाइयाँ की, कैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल रूल्स क्या थे, कौन उनके विलन्स थे, ये सब जानकारी मीन्स नॉट हिस्ट्री। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को लगता है हिस्ट्री मतलब अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में, लेकिन इनका कहना था कि हिस्ट्री मीन्स नॉट ऑल दिस दैट। So, only the stories of political images, conspiracies and wars of the seizing power. He instituted that history should be written only using the authentic documentary sources। तो उनका मानना था कि असल ओरिजिनल 100% ट्रूथ वाले जितने कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, उस आधार पर जो लिखी जाए, दैट इज़ हिस्ट्री। इस प्रकार से उनके विचार जो है हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। नाउ here I am stopping this video. I hope so you understood very well. In part 2 we learn about so many things. Now in my third video I explain the other topics. Okay, now goodbye.